वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन में वेरियस एक्ट्स को कवर किया था, जिसमें एबोलिशन ऑफ सती एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट, इन सब एक्ट्स को हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन सभी एक्ट्स को कवर करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे 1909, 1919, 1935 ने 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के साथ ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। इन लेजिस्लेशंस में इंडियन गवर्नेंस को आकार दिया गया और इनकी इवेंचुअली इंडिपेंडेंस की नींव रखी गई। तो इसके अंदर हम पहला एक्ट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे आमतौर पर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में जानते हैं, ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ये एक माइलस्टोन था। इसे इंडियंस के बीच पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस की बढ़ती हुई डिमांड को ये एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। खासकर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को तेज कर दिया। खासकर जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद इस एक्ट ने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को तेज कर दिया था। इसके अब हम की फीचर्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट का की फीचर है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसने जो साइज़ था उसको इंक्रीज़ कर दिया, उसको एनलार्ज कर दिया। और साथ ही साथ इसके अंदर टोटल मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर उसे 60 कर दिया गया। देन प्रोविंशियल काउंसिल जो थे उनको भी एक्सपेंड किया गया, लेकिन उनके जो साइज़ थे प्रोविंशियल के अकॉर्डिंग वो वेरी करते थे। साइज़ के अकॉर्डिंग वो वेरी करते थे। मतलब जितना बड़ा प्रोविंशियल या जो स्टेट था, जितना बड़ा स्टेट होता था उसके अकॉर्डिंग उसका जो मेंबरशिप था वो वेरी करता था अलग अलग प्रोविंशियल लेवल पर। देन उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूजन मतलब शामिल करने को अलाउ किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता था, जिसमें लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ जैसे इंटरेस्ट के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज शामिल थी। देन नेक्स्ट आता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। तो इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जहां मुस्लिम इंडिपेंडेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते थे। इसका एम था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ओर से जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन थे उसकी डिमांड को इसके अंदर एड्रेस किया गया और साथ ही साथ मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनको सेफगार्ड किया गया, मतलब प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट आता है इस पर लिमिटेड पावर्स ऑफ काउंसिल। इसके अंदर मेंबर्स को ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं, मेंबर्स को ये सभी राइट्स दिए गए थे। पहला इसमें आता है डिस्कस द बजट, मतलब कि वो बजट की चर्चा कर सकते थे। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तीसरा आता है इसमें पब्लिक मैटर्स पर रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते थे। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर वोट करने या इंडिपेंडेंटली लॉ पास करने का इसके अंदर अधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंपोजिशन में पहली बार सेंट्रल लेवल पर वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर शामिल हुए। इंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि पहले इंडियन मेंबर थे, उनको वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन के रूप में अपॉइंट किया गया था। द नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला था इसमें इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसके अंदर इंडियंस को लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया गया, जिससे इंडियंस को गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ग्रेटर अवेयरनेस और इंटरेस्ट पैदा हुआ। और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव फंक्शन में इंडियंस का रोल को एक्सपेंड किया गया बट इन अ लिमिटेड कैपेसिटी। देन नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है इसमें कॉम्युनल पॉलिटिक्स। इसके अंदर इंडियन पॉलिटिक्स में
कम्युनल डिवीज़न को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम्स के लिए अलग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की डिमांड और इसी के थ्रू बाद में पाकिस्तान की डिमांड भी रखी गई थी। देन नेक्स्ट आता है राइज ऑफ इंडियन लीडरशिप। इसने इंडियन लीडर्स को लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म इसने प्रोवाइड किया। इसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स ने नेशनलिस्ट कंसर्न को वॉइस देने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया। देन नेक्स्ट आता है डिसकंटेंट अमोंग नेशनलिस्ट। इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर नेशनलिस्ट ग्रुप ने रिफॉर्म्स को इनएडुकेट माना क्योंकि वे रियल सेल्फ गवर्नेंस ग्रांट करने में फेल रहे। इस एक्ट को ब्रिटिश द्वारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, इसे करने के लिए एक टैक्टिक मूव के रूप में देखा गया, पर्टिकुलरली इन मुस्लिम लीडर्स को खुश करने के लिए। द नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुस्लिम लीग। इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में फॉर्म हुई थी, बनी थी, उसको स्ट्रेंथन मतलब उसको पावर किया, स्ट्रेंथन दिया मतलब उसको मजबूत किया, जिससे उसे एक अलग मतलब डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली और लेजिस्लेटिव मैटर्स में उसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस बढ़ा। देन नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म। तो इस एक्ट का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या था? तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन करके मतलब उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज़ करके, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स का साइज़ इंक्रीज़ करके और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की शुरुआत करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या इवोल्यूशन में यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आगे बढ़ाया। और बाद में रिफॉर्म्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इवेंचुअली फेडरल स्ट्रक्चर की डिमांड के लिए मिसाइल कायम करी। आता है क्रिटिसिज्म। इस एक्ट के क्या क्रिटिसिज्म थे? तो इन रिफॉर्म्स ने फुल सेल्फ रूल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए सब्सटेंशियल पावर की नेशनलिस्ट डिमांड्स को पूरा नहीं किया और साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज बनाने के लिए वाइडली क्रिटिसाइज किया गया था, जो कि बाद में इंडिया के पार्टीशन का एक मेजर फैक्टर, एक मेजर रोल साबित हुआ। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 9 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था जिसने इंडियंस को गवर्नेंस में लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफर की, जबकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का एक्सपेंशन जैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ इसने इंडियन नेशनलिस्ट के बीच कम्युनल पॉलिटिक्स और डिससेटिस्फैक्शन की भी नींव रखी। इस एक्ट को अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल मेंटेन रखते हुए इंडियन सोसाइटी के स्पेसिफिक सेक्शन को खुश करने के लिए ब्रिटिश द्वारा एक कैलकुलेटेड मूव के रूप में जाना जाता है। जो 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक लैंडमार्क था जिसका एम अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखते हुए गवर्नेंस में इंडिया की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना था। ये रिफॉर्म्स 1917 की डिक्लेरेशन को फॉलो करता था, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन का वादा किया था। द नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ द एक्ट। देन इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे डायरकी इन प्रोविंस। उस सिस्टम की शुरुआत की गई जिसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इनमें डिवाइड किया गया, जिसमें इंक्लूड है रिजर्व सब्जेक्ट एंड दूसरा इसके अंदर आता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट में ब्रिटिश गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा जो भी कंट्रोल किए गए पॉइंट्स थे या फील्ड्स थे उनको बताया गया है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, इरिगेशन, इस तरीके से जो भी इनमें फील्ड्स थी उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कंट्रोल रहता था।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की। इसके अंदर प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रेस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर्स द्वारा मैनेज किए जाते थे। मतलब जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो उसके अंदर जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो रेस्पॉन्सिबल होते थे, वो मैनेज करते थे उस प्रोविंशियल को या उस प्रोविंस को। जैसे कि इसके अंदर कौन सी फील्ड्स आती थी, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती थी इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा। देन इसके बाद गवर्नर ने दोनों कैटेगरीज पर अल्टीमेट कंट्रोल बनाए रखा, जिसमें इंडियन मिनिस्टर्स की ऑटोनॉमी कमज़ोर हो गई थी। देन नेक्स्ट आता है इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। तो इसके अंदर पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो तरह की जो लेजिस्लेचर थी उसको स्टैब्लिश किया गया था। पहला था इसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे अपर हाउस कहते हैं, और दूसरा था इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोअर हाउस कहते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से इसमें लेजिस्लेचर को इंक्लूड किया गया। तो फर्स्ट हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट की। तो इसके अंदर मेंबर्स जो थे वो पार्टली इलेक्टेड किए जाते हैं और पार्टली नॉमिनेट होते थे। एंड देन इसके बाद आता है जो लोअर असेंबली। तो इसके अंदर मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो इलेक्टेड किए जाते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर डिस्कस करने और क्वेश्चन पूछने और साथ ही साथ रिजोल्यूशन पास करने का अधिकार था, लेकिन वाइसरॉय के पास वीटो पावर हमेशा बरकरार रहती थी। द नेक्स्ट आता है लिमिटेड फ्रेंचाइजी। तो इसके अंदर वोटिंग राइट्स बढ़ाए गए, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर उन पर सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगे रहे। पॉपुलेशन का केवल एक स्मॉल फ्रैक्शन ही वोटिंग कर सकता था, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ इंडियन के जो वोटिंग राइट्स थे वो बिना वोट करे ही रह जाते थे। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो इसके अंदर इंडियंस को ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए कुछ पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की गई, और साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी मिक्स किया गया। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस सब्जेक्ट। तो इसके अंदर इंडिया में फेडरल सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसमें सेंट्रल सब्जेक्ट जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, इन पर वाइसरॉय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कंट्रोल था। देन नेक्स्ट आता है इसमें एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके अंदर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इंक्रीज़ किया गया, हालांकि की डिसीजन पर ब्रिटिश का ही कंट्रोल बना रहा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट। तो 1919 का जो एक्ट था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें लिमिटेड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस। इसके अंदर जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, फिर भी ये इंडियंस को रियल पावर देने में फेल रहा, और साथ ही साथ गवर्नर की जो अथॉरिटीज़ थी उसके कारण जो डायरकी जो सिस्टम था उसको इनफेक्टिव माना गया। नेक्स्ट आता है इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस रिफॉर्म्स में मतलब ये जो 1919 का जो रिफॉर्म आया था उसने नेशनलिस्ट लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं किया, जिन्होंने सेल्फ रूल मतलब स्वराज की डिमांड करी। इस एक्ट ने डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ा दिया और महात्मा गांधी के लीड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की 1920 और 22 के बीच में हुआ था, और साथ ही साथ जो इंटेंसिफाइड पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे उनको भी जन्म दिया। द नेक्स्ट आता है इसमें ग्रोथ ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके अंदर ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स की जो शुरुआत थी उसने इंडियंस को एजुकेशन और हेल्थ जैसे एरियाज़ को इन्फ्लुएंस करने को अलाउ किया, जिससे प्रोविंशियल पॉलिटिक्स का ग्रोथ हुआ। कई फ्यूचर लीडर्स ने प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी गेन किया था। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस एक्ट ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी को भी जारी रखा, जिससे कम्युनल डिवीज़न और भी बढ़ गया। सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट। तो इसके अंदर जो क्रिटिसाइज था तो फर्स्ट इसमें आता है लिमिटेड स्कोप। तो इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इंडियंस की डिमांड को पूरा न करने के लिए इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया, और साथ ही साथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सब्सटेंशियल कंट्रोल बनाए रखा, जिससे
इंडियन मिनिस्टर्स की ऑटोनॉमी भी बहुत लिमिटेड हो गई थी। देन नेक्स्ट आता है इनइफेक्टिव डायरकी। तो इसके अंदर गवर्नर्स इंडियन मिनिस्टर्स के बीच ओवरलैपिंग अथॉरिटी के कारण डायरकी सिस्टम को वाइड रूप से फेलियर माना जाता था और रिजर्व सब्जेक्ट्स अक्सर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर हावी होने लगे थे, जिससे इंडियंस की पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई थी। द नेक्स्ट आता है एक्सक्लूजन ऑफ मासेस। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज जो भी उनके वोटिंग राइट्स थे उसमें मेजॉरिटी इंडियंस को गवर्नेंस में आवाज़ उठाने से तो उनका राइट था उसको एक्सक्लूड कर दिया था और इस एक्सक्लूजन ने ब्रिटिश इंटेंशन के प्रति रीसेंटमेंट मतलब जो लोगों में आक्रोश था उसको और डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा दिया था। देन लास्ट में आता है कॉम्युनलिज्म। तो इसके अंदर कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जारी रखने से डिवीज़न की जो जड़ें थी वो और भी गहरी हो गई थी, जिसने बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। देन नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस एंड लीगेसी ऑफ दिस एक्ट। सो फर्स्ट इसमें बात करते हैं हम फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म। तो इस एक्ट ने फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की नींव रखी, जिसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अपनाया गया। देन नेक्स्ट आता है इसमें ट्रिगर फॉर मूवमेंट। तो इस एक्ट से डिससेटिस्फैक्शन के कारण नेशनलिस्ट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को और मजबूत किया। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंक्रीज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो इस एक्ट ने गवर्नेंस में इंडियन को शामिल करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। हालांकि उनकी जो इंडियन जो भी इंडियंस थे उनकी जो पार्टिसिपेशन थी लेजिस्लेटिव लेवल पर वो बहुत लिमिटेड थी। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूज़न। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो है वो इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट लेकिन इनएडुकेट स्टेप था। हालांकि इसका एम नेशनलिस्ट डिमांड को सेटिस्फाई करना था, लेकिन यह इंडियन पीपल की एस्पिरेशन को पूरा करने में फेल रहा, जिसके कारण उसका क्रिटिसिज्म हुआ और इंडिपेंडेंस के लिए मोर रेडिकल डिमांड्स मूवमेंट को भी बढ़ावा मिला। और इस एक्ट की लिमिटेशन ने मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत को अंडरस्कोर किया, जिसने फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए स्टेज तैयार हुआ। मतलब इसमें जो था इंडियन का जो पार्टिसिपेशन था लेजिस्लेटिव लेवल पर वो कम था, जिससे कि आगे जाकर फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो था उसका स्टेप तैयार किए गया, जो कि 1935 एक्ट के ज़रिए उस प्रॉब्लम को लोगों के सामने लाया गया। देन अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में से एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, जो कि यह इंडिपेंडेंस से पहले लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू इंडिया पर गवर्न करने के लिए ब्रिटिश द्वारा फाइनल अटैम्प्ट था। इस एक्ट ने सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस के लिए इंडियन एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर सका। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड। तो यह एक्ट साइमन कमीशन 1927 में जो साइमन कमीशन हुआ था उसकी रिकमेंडेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 से 1932 में हुई थी, और वाइट पेपर जो कि 1933 में जो इशू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उसके अकॉर्डिंग हुआ। और इस एक्ट का एम ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडियन डिमांड्स को एड्रेस करना था। देन नेक्स्ट आता है इसमें की फीचर ऑफ द एक्ट। मतलब 1935 का जो एक्ट आया था उसके क्या की फीचर्स है, और 1935 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसमें इसका जो फर्स्ट फीचर है वो ये है फेडरल स्ट्रक्चर। जो इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने का या फिर फेडरेशन को बनाने का प्रस्ताव मतलब उसको प्रपोज किया गया, जिसमें इंक्लूड थे, पहला था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और दूसरा था इसमें प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनके शामिल होने से इनकार करने के कारण फेडरेशन कभी एक्सिस्टेंस में नहीं आया था। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हमने अभी पढ़ा था उसके द्वारा शुरू की गई डायरकी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, और साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे सब्जेक्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑटोनोमस पावर ग्रांट की गई, और इसके अंदर गवर्नर के पास स्पेशल पावर बनी रही,
जिसमें लेजिस्लेशन को वीटो पावर करने और इमरजेंसीज में गवर्नमेंट को सस्पेंड करने का भी राइट इंक्लूड था। और इसके अंदर जितने भी हम फीचर्स पढ़ेंगे तो वो सारे आज की डेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ पावर। तो डिवीज़न ऑफ पावर किसके बीच में होता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच। तो इनके बीच में डिवीज़न ऑफ पावर था। तो उसके अंदर लिस्ट थी। पहला पढ़ेंगे, पहला आता है इसमें फेडरल लिस्ट, जिसके अंदर डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवेज, ये सेंट्रल लेवल पर जो ये सब्जेक्ट्स थे उन पे रिलेटेड वो लेजिस्लेशन को प्रिपेयर करते थे या एक लॉ को प्रिपेयर कर सकते थे। देन प्रोविंशियल लिस्ट में आती है एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। देन उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, बैंक्रप्सी। और इसके अंदर रेसिडुअल पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के पास वेस्टेड थी, मतलब गवर्नर जनरल के पास होती थी। तो ये जो लिस्ट है डिवीज़न ऑफ पावर में, तो ये लिस्ट हम आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है बायकैमरल लेजिस्लेचर। तो फेडरल लेवल पर, मतलब सेंट्रल लेवल पर बायकैमरल लेजिस्लेशन की शुरुआत की गई। इसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे अपर हाउस कहते हैं, जिसके अंदर पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें फेडरल असेंबली, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, या फिर लोअर हाउस जो होता है उसके अंदर मोस्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स का इलेक्टेड प्रॉपर्टी, इनकम और एजुकेशन के आधार पर रिस्ट्रिक्टेड वोट के थ्रू किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है इसमें रोल ऑफ गवर्नर जनरल। सो गवर्नर जनरल के पास ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं इनके रिलेटेड उसके पास अधिकार थे, जिसमें शामिल है पहला तो कि लेजिस्लेशन बनाने पर वीटो पावर का अधिकार था उसे। देन नेक्स्ट इसमें आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर और जो भी धार्मिक, जो भी रिलीजियस मैटर्स थे उन पर उनका कंट्रोल होता था। देन उसके बाद आता है जो इमरजेंसी के दौरान जो भी ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी। देन नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी को इसके अंदर जारी रखा गया और उसको साथ ही साथ एक्सपेंड भी किया गया था। तो इसमें फर्स्ट इसके अंदर आता है जैसे कि इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए। देन उसके बाद जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन था वो लेबर, वुमेन, बिजनेस इंटरेस्ट पर्सनस के लिए दिया गया था। देन उसके बाद जो ये पॉलिसीज़ थी इन पॉलिसीज़ ने इंडियन पॉलिटिक्स में कॉमनल डिवीज़न को और गहरा कर दिया। देन नेक्स्ट आता है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। तो इसके अंदर प्रोविंसेस, मतलब जो स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए उसका निपटारा करने के लिए इंडिया के फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और इसके साथ ही यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम की ओर एक और स्टेप या फिर एक और कदम बढ़ाया गया। देन नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इसके अंदर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इंश्योर करने के लिए प्रोविंशियल लेवल, मतलब स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन नेक्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। तो लंदन में इंडियन काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया था और इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी को एडवाइज़र्स की टीम के द्वारा एडवाइस दी गई। देन ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ये फीचर्स हैं जो कि आज प्रेजेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट की। तो फर्स्ट इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी, मतलब प्रोविंसेस, मतलब जो स्टेट थे उनको अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने का उन्हें अधिकार दिया गया और साथ ही साथ गवर्नेंस में इंडियन लीडर्स की पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया गया था। देन नेक्स्ट इसमें आता है जुडिशल रिफॉर्म्स। तो इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इंडिया की जो मॉडर्न जुडिशल सिस्टम थी उसकी नींव रखी गई। देन नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर इंडियन लीडर्स को सेल्फ गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिला और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो था वो बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। देन नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। तो इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो भी
पॉइंट्स थे वो बताए गए हैं। सो इसमें पहला आता है रिटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो इसके अंदर गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पावर थी, जो इंडियंस की जो ऑटोनॉमी थी उसको कमज़ोर करती थी। और रेसिड्यूरी पावर जो थी, मतलब जो भी बची हुई जो भी पावर थी वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास ही रही थी। फेडरेशन, तो इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स के शामिल होने से इनकार करने के कारण फेडरेशन कभी एक्सिस्टेंस में नहीं आ पाया। देन नेक्स्ट आता है लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो इसके अंदर ओनली अबाउट 10% पॉपुलेशन ही वोट कर सकते थे, जिससे इंडियंस जो थे वो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के बिना रह गए थे। देन नेक्स्ट आता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के एक्सटेंशन ने कम्युनल डिवीज़न को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया, जिसने बाद में इंडिया के पार्टीशन में एक बड़ा रीज़न बना। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस एंड लीगेसी। सो फर्स्ट इसमें आता है स्टेप टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो इस एक्ट ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की दिशा में एक सिग्निफिकेंट मूव मतलब कदम उठाया, जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एग्जिस्टेंस में आया। देन नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर फेडरलिज्म, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड एक्ट के कई प्रोविजंस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट जो 1950 में बना था, ये सारे जो भी पॉइंट्स थे ये सब उसमें इंक्लूड किए गए। देन नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल अवेकिंग। तो इसके अंदर विशेष रूप से प्रोविंसेस में इंडियन लीडर्स की जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी उसको एनकरेज किया। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखते हुए सेल्फ गवर्नेंस की इंडियन डिमांड्स को एड्रेस करने का यह एक एम्बिशियस अटैम्प्ट था। हालांकि यह नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करने में फेल रहा, लेकिन इसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप को मार्क किया। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म के लिए इसके प्रोविंसेस ने इंडिया के एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इवेंचुअल ट्रांजिशन के लिए यह एक आधार के रूप में तैयार किया गया। देन नेक्स्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यह एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन के रूप में आया, जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल के एंड और इंडिया और पाकिस्तान के दो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरने को मार्क किया। इस एक्ट ने पावर ऑफ ट्रांसफ़र और ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के लिए लीगल फाउंडेशन को तैयार किया। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। सो फर्स्ट इसके अंदर आता है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। सो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर और मूवमेंट्स के लीड या फिर नेतृत्व में डिकेड्स तक चले रहे स्ट्रगल, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था वो सारे मूवमेंट्स इंक्लूड थे। और इन मूवमेंट्स के ज़रिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था इंडिया पर, उसको छोड़ने के लिए उन पर ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बढ़ाया गया था इन मूवमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है इसमें वर्ल्ड वार सेकेंड एंड ब्रिटिश वीकनेस। सो वर्ल्ड वार सेकेंड के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिजल्ट्स ने ब्रिटेन को कमज़ोर कर दिया था, जिससे उसके लिए अपनी कॉलोनियल एम्पायर को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से ही वो इंडिया पर जो कंट्रोल थे वो छोड़ने लगे थे। तो एक जगह तो वहाँ पे मूवमेंट चल रहे थे, स्ट्रगल मूवमेंट, और एक तरफ जब वर्ल्ड वार सेकेंड आया था तो उसकी वजह से वो इंडिया पर कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। देन नेक्स्ट आता है माउंटबेटन प्लान। तो 3 जून 1947 को इंडिया के लास्ट वाइसरॉय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने रिलीजियस मेजॉरिटी पर बेस पर इंडिया का पार्टीशन करने का प्लान प्रपोज किया, जिसके अंदर INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने रेलुक्टेंटली मतलब अपनी अनिच्छा से इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। देन नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्युनल टेंशंस। तो इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच बढ़ती जो वायलेंस थी उसके कारण सिविल वार से बचने के लिए पार्टीशन की जो थी वो ज़रूरत और बढ़ गई थी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक रीज़न्स थे जो कि 1947 के ज़रिए जो भी इसके अंदर जो भी प्रोविज़न्स बनाए गए वो इन बैकग्राउंड्स के बेस की वजह से 1947 का जो एक्ट आया वो इन्हीं बेसिस के ऊपर आया।
द नेक्स्ट आता है की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इसके अंदर हम प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट प्रोविज़न आता है इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में इसे डिवाइड किया गया। पहला इंडिया, तो इसके अंदर हिंदू मेजॉरिटी वाला एक से सेकुलर स्टेट बनाया गया, और दूसरा आता है इसमें पाकिस्तान। तो इसके अंदर मुस्लिम्स के लिए एक इसे होमलैंड के रूप में बनाया गया, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है, ये इसके अंदर इंक्लूड था। और पार्टीशन में पंजाब और बंगाल के प्रोविंसेस इंक्लूड थे, जिन्हें दोनों नेशंस के बीच में स्प्लिट किया गया था। द नेक्स्ट प्रोविज़न आता है एंड ऑफ ब्रिटिश सोवरेनिटी। तो इसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो गया है और ब्रिटिश क्राउन अब इंडियन टेरिटरीज़ पर सोवरेन नहीं रखेगी, कंट्रोल नहीं रखेगी। देन नेक्स्ट आता है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़। तो इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मतलब उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया, और इन असेंबलीज़ को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाए जाने तक लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के रूप में एक्ट करने का अधिकार भी दिया गया था। द नेक्स्ट प्रोविज़न आता है डिवीज़न ऑफ एसेट। तो इसके अंदर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मिलिट्री फोर्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दोनों डोमिनियन मतलब दोनों नेशंस के बीच डिवाइड किया जाना था, और इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड सिविल सर्विसेज को भी डिवाइड किया गया। द नेक्स्ट आता है प्रिंसली स्टेट्स। सो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होना या इंडिपेंडेंट रखने का ऑप्शन दिया गया। हालांकि इसके अंदर इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको किसी भी एक डोमिनियन में शामिल होने के लिए उनको ऑप्शन दिया गया। देन नेक्स्ट आता है इसमें टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश लीगल अथॉरिटी। तो इसके अंदर इंडियन अफेयर्स पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार समाप्त हो गया था, मतलब सीज हो गया था, और ईस्ट डोमिनियन में गवर्नर जनरल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, जो कि डोमिनियन के जो मिनिस्टर्स थे उनकी एडवाइस पर एक्ट करता था या काम करता था। देन नेक्स्ट आता है नो डोमिनियन स्टेटस अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान को फुल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सोवरेन ग्रांट की गई थी, और वे अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन में नहीं थे। देन नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ एक्ट, मतलब जो 1947 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला इम्पैक्ट पड़ा क्रिएशन ऑफ टू नेशंस। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा इंडिया और पाकिस्तान को एक सोवरेन नेशन के रूप में माना गया, और कह सकते हैं उसका क्रिएशन हुआ, और पार्टीशन के रिज़ल्ट में मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर इमिग्रेटेड हुआ, मतलब कि जो लोग थे वो इमिग्रेशन उन्हें करना पड़ा, और मिलियन ऑफ पीपल्स जो थे वो अपने अपने रिलीजियस मेजॉरिटी में इंक्लूड होने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। देन नेक्स्ट आता है कम्युनल वायलेंस। तो इस एक्ट का ये इम्पैक्ट पड़ा जो पार्टीशन के कारण जो भी कम्युनल वायलेंस हो रहा था वाइड स्प्रेड तरीके से, उसमें लगभग 1 मिलियन जो लोग थे उनकी डेथ हुई और 15 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेसमेंट हुए। देन नेक्स्ट आता है एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। तो इसके अंदर इंडिया में 200 से ज़्यादा ईयर्स के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का ऑफिशियल एंड हुआ था, और साथ ही साथ दोनों नेशंस मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नेंस की शुरुआत हुई। देन नेक्स्ट आता है चैलेंजेस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसके अंदर दोनों नेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाने और रिफ्यूजी क्राइसिस को मैनेज करने और साथ ही साथ कम्युनल टेंशन्स को दूर करने में इन्होंने सिग्निफिकेंट जो चैलेंजेस थे उन्हें सामना करना पड़ा। देन नेक्स्ट आता है रीडिफाइनिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान जो थे उनकी इंडिपेंडेंसी जो इम्पीरियलिज्म थी उनके डिक्लाइन का ये एक सिंबलाइज था, मतलब दोनों की जो भी इंडिपेंडेंस जो भी इम्पीरियलिज्म थी वो कम हो गई थी, और साथ ही साथ इसने एशिया और जो अफ्रीका के जो अदर कॉलोनीज़ थी उनको भी फ्रीडम के लिए इंस्पायर किया। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट एंड लीगेसी।
तो फर्स्ट इसका क्या सिग्निफिकेंस था इस एक्ट का, तो फर्स्ट था एंड ऑफ एन एरा। इस एक्ट ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एम्पायर की प्रेजेंस के कॉन्क्लूज़न को मार्क किया, मतलब कि जो कॉन्क्लूज़न को बताया, मतलब कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसकी जो भी इंडिया में जो भी उनका कब्ज़ा था उसको ख़त्म कर दिया, जो कि इसके सबसे बड़े और मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉलोनीज़ में से एक था। देन नेक्स्ट आता है इसमें सोवरेन रिपब्लिक। तो इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 को इंडियन रिपब्लिक डे बनने का एक वे दिखाया, और साथ ही साथ 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक बनने का भी इसके अंदर डिसाइड किया गया। देन नेक्स्ट आता है इसमें लेसन्स ऑन नेशनल बिल्डिंग। तो इसके अंदर पार्टीशन और इंडिपेंडेंस प्रोसेस ने एक मल्टी रिलीजियस रीजन में नेशन बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया। देन नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट फॉर डीकोलोनाइजेशन। तो इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंसी ने ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट को एक्सेलरेट, मतलब उसको बढ़ाया। देन नेक्स्ट आता है इसमें क्रिटिसिज्म। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है उसके क्या क्रिटिसाइज पॉइंट्स थे उसको बताया गया है। तो फर्स्ट इसमें आता है हैस्टी इम्प्लीमेंटेशन। तो जो इसके अंदर जो पार्टीशन प्लान जो बनाया गया था वो बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था, जिसके कारण जो प्लान्ड बॉर्डर्स थे वो बहुत ख़राब थी, और वायलेंस को रोकने के लिए इसके अंदर जो मेजर्स थे वो इनएडुकेट तरीके से बनाए गए थे। देन नेक्स्ट इसमें आता है कॉमनल पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर जो क्रिटिक्स थे, मतलब जो क्रिटिक्स थे उनका ये आर्ग्यू है कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश की पॉलिसी थी, उनकी वजह से कॉमनल टेंशन्स बढ़ाया, और जिससे कि बाद में पार्टीशन जैसी ट्रेजेडी हम लोगों को देखनी पड़ी। देन नेक्स्ट आता है इसमें ह्यूमन टेररिज्म क्राइसिस। तो 1947 का जो ये एक्ट है वो पार्टीशन के कारण होने वाली जो भी वायलेंस या डिसप्लेसमेंट है उसके मैसिव स्केल का अनुमान लगाने या उसे एड्रेस करने में फेल रहा। देन लास्ट में हम बात करेंगे कॉन्क्लूज़न की। तो इसके अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक मोमेंटल शिफ्ट को मार्क किया। इसने इंडिया और साथ ही साथ इसने इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी ग्रांट की, लेकिन इसने पार्टीशन से रिलेटेड चैलेंजेस की लीगेसी भी छोड़ी, जो एक रीजन की पॉलिटिक्स सोसाइटी का इंटर रिलेशन को इन्फ्लुएंस करती है। यह एक्ट वर्ल्ड वाइड में डीकोलोनाइजेशन और फाइट फॉर फ्रीडम की स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हमने जितने भी एक्ट्स थे वो कंप्लीट किए हैं, तो आप इन एक्ट्स को ब्रेक करके आप पढ़ सकते हैं। देन आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इस हेडिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।